हेलो हेलो। उसमें बस किसको जोड़ता है वो लिखवा देंगे हम। ठीक है, एक लाइन खाली लिखवा देंगे लास्ट में। अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है, किसको जोड़ता है बस इतना खाली, कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है। चलिए, लद्दाख, जौस्कर और आज हम लोग पढ़ेंगे 3 पर्वत। और जिनकी क्लास पहली क्लास है उन लोगों से आग्रह है कि भाई आप लोग ये ना सोचें कि पहले क्लास निकल चुका है। नो डाउट 2-3 क्लास निकल चुका है, 2-3 क्लास आपकी हो चुकी है। जो क्लास हुआ है उसको हम बैकअप क्लास के रूप में सैटरडे संडे में बुलाकर, जिनका जिनका छूट गया है, जैसे आपका भी छूट गया है कुछ, 1 क्लास या 2 क्लास जिनका जिनका छूटा है? अच्छा, उस पर भी है तो कोई बात, जैसे भी कहिएगा। यदि आपको लगे नहीं ऑनलाइन हम नहीं करेंगे, आप सामने से पढ़ाते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, जैसे कहिएगा वैसे हो जाएगा। मतलब संडे को भी क्लास हम अरेंज कर देंगे, बैकअप क्लास, इसलिए बिन निश्चिंत होकर बैठिएगा। और आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बिल्कुल नई क्लास है, ये पूरा नया है, इसके बारे में पहले से कोई नहीं जाना, इसलिए ये सोच के बैठिएगा कि आज पहली क्लास है, दिमाग से बात निकाल दीजिएगा। हम लोग पढ़ेंगे आज आज हम लोग पढ़ेंगे लद्दाख रेंज, लद्दाख श्रेणी। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग महान हिमालय, महान हिमालय। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जॉस्कर रेंज, जॉस्कर श्रृंखला। हम अंग्रेजी हिंदी दोनों में बोलेंगे, इसलिए अंग्रेजी हिंदी दोनों वाले विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम एक मैप बना दें, ये 3 हम लोग आज अभी पढ़ रहे हैं भारत का पर्वत, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का पर्वत। भारत में पर्वत, भारत का पठार, भारत का मैदान, भारत में द्वीप, भारत की नदियाँ, भारत के मिट्टी, जितने भी भारत के भूगोल। उसके बाद अगर भारत का भूगोल खत्म हो जाएगा तो विश्व के भूगोल पे हम लोग आएंगे। मतलब कंप्लीट ज्योग्राफी इस क्लास में होगी। मतलब हम केवल आपको भूगोल की क्लास लेंगे, इसके बाद दूसरे टीचर आएंगे वो साइंस की क्लास ले रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे खत्म होगा पॉलिटी के टीचर आएंगे, हिस्ट्री के टीचर आएंगे, सभी विषय के अलग अलग फैकल्टी हैं, सभी क्लास अलग अलग होगी। वीक में हम बोले हैं टेस्ट लेने के लिए, पिछले हफ्ते टेस्ट नहीं हो पाया, लेकिन इस हफ्ते श्योर आपका टेस्ट होगा, श्योर होगा टेस्ट। हर हफ्ते हम लोग हर हफ्ते हम लोग टेस्ट लेंगे। जो भी हम पढ़ाएंगे उसका हम वीक में एक प्रिंट आउट देंगे आप लोगों को, क्वेश्चन पेपर का MCQ, उसको टेस्ट देना है। जो लड़के टेस्ट में टॉप करेंगे उनको कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगा इसके रूप में, गिफ्ट के रूप में। और वो चीज़ उस पर क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन पर ऑनलाइन क्लास चल रहा है, वहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा आपका फोटो के साथ अवार्ड लेते हुए। ये हर हफ्ते होगा। हमने देखा है अवार्ड का फायदा ये हुआ कि हर दिन जब जब मैंने टेस्ट लिया कोई नया टॉपर आ गया, एक टॉपर नहीं रहा। इस बार ही टॉप किया तो अगली बार वो टॉप किया, क्यों? कंपटीशन हो गया कि अगली बार अवार्ड तो हम लेंगे, अगली बार अवार्ड हम लेंगे। तो आप लोग पढ़ के आइएगा, हर हफ्ते कोई टीचर ले या न ले, हम आपको 20-25 क्वेश्चन का टेस्ट हर वीक में लेंगे, जो पढ़ाएंगे एक हफ्ते में उसी का, पुराना टेस्ट नहीं। हो सकता है कि 2-3 सप्ताह पढ़ा दें, 2-4 क्वेश्चन पुराना भी डाल दे टेस्ट करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि पीछे से गायब हो रहा है और आगे से केवल टेस्ट में टॉप करने के लिए पढ़ रहे हैं आप लोग। तो 2-4-5% डाल देंगे उसका भी, ताकि आपका ये लगे कि भाई हमें पता चल जाए कि आप पिछला भी पढ़ रहे हैं। जो लड़का टॉप करेगा टॉपर को यहाँ अवार्ड मिलेगा। अगर मान लीजिए 3 लड़का टॉप कर गया, 3 लड़का तक टॉप कर गया, एक ही साथ बराबर बराबर नंबर ला दिया, 3 अवार्ड मिलेगा। लेकिन 4 टॉप कर गया तो फिर शाबाशी मिलेगा केवल। ठीक है, चलेगा ना? क्योंकि हम जो अवार्ड देंगे अपने जेब से देंगे, कोचिंग देने वाला नहीं है, क्योंकि कोचिंग से ये चीज़ अलाउ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा है, कुछ अपने बच्चों के लिए हम खुद करें। चलिए, इसका हम एक चित्र बनाते हैं विद्यार्थी जी। कोई भी डाउट होगा, कोई भी सवाल होगा, आप हमसे बिना संकोच के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिना संकोच के पूछिएगा। क्योंकि यहाँ आप सीखने आए हैं, यहाँ पढ़ने आए हैं, हमको पढ़ाने आप नहीं आए हैं। संकोच तब ना होता है जब आप पूछने में संकोच तब होगा जब हम टीचर हैं, आप तुम्ही से पूछने लगे बताओ क्या होगा इसमें, तो हमें संकोच आना चाहिए। आप तो यहाँ सीखने आए हैं, इस बात का संकोच पूछिएगा, जो मन में आएगा, जो भी आपको डाउट होगा। सभी लोग यहाँ नए हैं, टेंशन मत लेना है, कमी ना जाओ।
देखो ये जो पर्वत है ऊपर वाला, जो पर्वत है ऊपर वाला, जो पर्वत है इसका नाम है, इसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है इसका? नाम तो सुना होगा सब लोग, काराकोरम का नाम तो सुने, हिमालय, काराकोरम, ये सब नाम सुने हैं ना। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। और इसका नाम है लद्दाख। इसके जस्ट नीचे जो है उसका नाम क्या है? लद्दाख। हम कोई एक भाषा में लिखेंगे जगह कम पड़ जाएगा ना। और यहाँ पर है ये जो पर्वत, ये है जॉस का। कौन सा पर्वत है ये? इधर लिख देता हूँ, जगह कम है, जॉस का। और यहाँ जो पर्वत है ये आपका ग्रेटर हिमालय। कौन सा पर्वत है? ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। ये जो पर्वत है गुरु, यह महान हिमालय, या इसी को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय, हिमालय। देखिए इसको बना देने से फायदा क्या हुआ, आपको पता चल गया कौन किसके नॉर्थ में, कौन किसके साउथ में। सबसे नॉर्थ में कौन पड़ेगा? काराकोरम। उसके जस्ट साउथ में क्या पड़ेगा? लद्दाख। उसके जस्ट साउथ में क्या पड़ेगा? जॉस्कर। उसके जस्ट साउथ में क्या पड़ेगा? ग्रेटर हिमालय। अब देखो तुम थोड़ा सा फिर बता देता हूँ, काराकोरम का विस्तार लद्दाख में है। कौन सा, अब तो जानते हो ना कि जम्मू कश्मीर दो भागों में बट गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। सबको पता है बात। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, जम्मू कश्मीर अब दो केंद्र शासित प्रदेश में बट गया। पता है ना आपको ये बात? अब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटा लिया गया। जम्मू कश्मीर जब राज्य था, भारत में कुल 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से जब राज्य का दर्जा छीन लिया गया 2019 में। कब छीना गया? 2019 में। 31 अक्टूबर 2019 को लागू हो गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक लागू हुआ, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर जो है वो विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख जो होगा वो बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश। समझ क्या बोल रहा हूँ? लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। कई ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसका अपना कोई विधानसभा नहीं है। जैसे जैसे अब बात करते हैं किसका? दमन दीव, दादरा नगर हवेली, इनका कोई अपना विधानसभा नहीं है। विधानसभा मतलब वहाँ चुनाव होगा, वहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कई हमारे यहाँ 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें दिल्ली और पांडिचेरी के पास विधानसभा था और वहाँ मुख्यमंत्री होते थे। तो सुना है आपने चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री? चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ का विधानसभा नहीं है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगा, यानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो बन गया उसके मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन लद्दाख में कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, कोई विधानसभा नहीं होगा। तो भैया ऊपर का जो हिस्सा है लद्दाख का हिस्सा है। तो लद्दाख, इसका विस्तार, काराकोरम का विस्तार कहाँ है? लद्दाख में, तिब्बत में और चीन में। काराकोरम का विस्तार लद्दाख में, तिब्बत में और चीन में है। काराकोरम का विस्तार लद्दाख, तिब्बत और चीन में है। उसके बाद आ जाइए, अब आइए देखिए दूसरा नंबर पे कौन सा पर्वत था? लद्दाख। देखो यहाँ पर लद्दाख है, यहाँ पर तिब्बत है बीच में, और किनारे में कौन सा देश है? चीन है। तो दिखाई तो दे रहा है ना कि भैया इसका विस्तार कहाँ है? लद्दाख में, तिब्बत में और चीन में। अब देखो लद्दाख का विस्तार, देखो लद्दाख का विस्तार कहाँ है? लद्दाख में और तिब्बत में, चीन में नहीं है। दिखाई दे रहा है ना, चीन में इसका विस्तार नहीं है। जॉस्कर का विस्तार कहाँ है भैया? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सीमा पर। नीचे वाला पार्ट है जम्मू कश्मीर, ऊपर वाला पार्ट है लद्दाख। अगर देखिएगा आप, जम्मू कश्मीर को जो दो हिस्सों में बांटा गया, कुछ इस तरीके से बांटा गया। जम्मू कश्मीर का जो दो हिस्सा बना ऐसे, और नीचे आ गई। तो थोड़ा सा आप ऐसे देख सकते हैं। तो ऐसे। ये पूरा कौन सा क्षेत्र है? या फिर इसको इस तरीके से बांट लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ये पूरा कौन सा क्षेत्र है? लद्दाख। और नीचे वाला क्षेत्र
तो कैसे याद हो जाएगा? पश्चिम पूर्व से कौन आई? सीता और मधु आई है। सीता मधु आई है और वो कैसी है? सुपर। सुपर है, इसीलिए कौन लेके गया दोनों को? किशन लेके चला गया। कौन लेके चला गया? किशन। याद हो गया? पश्चिम से पश्चिमी चंपारण, पूर्व से पूर्वी चंपारण, सीता से सीतामढ़ी, मधु से मधुबनी, सुपर सुपौल, अर से अररिया, किशन से किशन ले गया किशनगंज। याद हो गया? नेपाल को छूने वाले कितने जिले हैं? 7। उत्तर प्रदेश को छूने वाले कितने जिले हैं? 8। और झारखंड को छूने वाले कितने जिले हैं? 8। और बंगाल को 3। याद हो गया? बताओ, नेपाल को कितने जिले छूते हैं बिहार को? 7। उत्तर प्रदेश को कितने छूते हैं? 8। झारखंड को कितने छूते हैं? बोलो। 8। झारखंड को कितने छूते हैं? 8। और बंगाल को कितने छूते हैं? 3। थोड़ा सा बिहार स्पेशल भी कर दिया ताकि आपको चलते चलते कुछ कुछ याद रहे। अब तो याद हो गया वो कौन कौन छूता है इसको, है ना? उत्तर प्रदेश को छूने वाला का भी ट्रिक है, झारखंड को छूने वाला का भी ट्रिक है। एकदम 1 सेकंड में सब याद करवा। बिहार के 38 जिला 1 सेकंड में सब कुछ याद करवा दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि वीक में एक दिन आपको थोड़ा सा बिहार स्पेशल का भी सेशन रखें। हम कोशिश करेंगे, ये भी कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर का भी सेशन हम 10 मिनट 20 मिनट का रखें। जैसे पूरे हफ्ते का करंट एक बार आपको बोल के सुना दें, चलेगा ना? इससे फायदा करेगा। इससे क्या होगा फायदा? जब परीक्षा आएगा नजदीक तो आपके ऊपर लोड नहीं रहेगा। तो क्या बिहार स्पेशल, आप क्या बोलिएगा? बिहार स्पेशल क्या होता है सब याद है ना? तो समझ गए बात ये। यानी ग्रेटर हिमालय का विस्तार विद्यार्थी जी कहाँ कहाँ है? बोलिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और चीन के सीमा पर है। अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर। इसको आप बना लीजिए। गर्मी लग रहा है? इसको करो जी, 16 करो इसको। चालू करो जाओ। ठीक है, इसको बनाइए पहले आप लोग। बनाने में कोई दिक्कत ना है। भारत क्या में बनाने आता है? भारत किसका देश है? अपना देश है। और अपने देश से लोगों को क्या होता है? प्रेम होता है अपने देश, जिससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर देखिए तो कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर नेपाल, फिर सिक्किम, फिर भूटान, फिर अरुणाचल प्रदेश। चाइना और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। यहाँ पर चाइना है। चाइना और अरुणाचल प्रदेश की सीमा। उसको ऐसे मत नोट कीजिए। हम जब फोटो बनवाएंगे तो नोट करवाएंगे। फोटो बनाना जरूरी है, चित्र बनाना जरूरी है। साउंड आ रहा है जी? ऑनलाइन वाले साउंड आ रहा है भाई? एक बार बोल देना कि जी सर आ रहा है। हो गया? ठीक है, हो गया। हो गया। हिमालय के नीचे आता है। अब मिडिल हिमालय जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे। मिडिल हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर बोलते हैं, नेपाल उत्तराखंड में कुमाऊं रेंज बोलते हैं, फिर जाते हैं नेपाल में तो उसको बोलते हैं महाभारत रेंज। तो बताएंगे जब मिडिल हिमालय पढ़ाएंगे तब। पीर पंजाल मिडिल हिमालय का पार्ट है, नाम सुने जी। हो गया ना? अब क्लियर हुआ? इसके बाद पढ़ाएंगे मिडिल हिमालय। बताया आपको। अब मिडिल हिमालय को ही जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? पीर पंजाल। मिडिल हिमालय को ही हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? धौलाधर। मिडिल हिमालय को ही नेपाल उत्तराखंड में बोलते हैं नाग टिब्बा और कुमायूं। मिडिल हिमालय को ही नेपाल में बोलते हैं महाभारत रेंज। ये सब बताएंगे। काहे चिंता करते हैं? हमसे छूट के एक पॉइंट नहीं जाएगा, इतना जान लीजिए। एक पॉइंट नहीं छूटेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में भी पूरा आएगा। चलिए, मोटी बना लीजिए। जिनको नहीं बनाने आ रहा वैसे ही बना सकते हैं। इंडिया इंडिया बनेगा, चलेगा ऐसे इंडिया। जे का मतलब जम्मू कश्मीर। जे माने
एच माने हिमाचल प्रदेश, यू का मतलब उत्तराखंड, एन का मतलब नेपाल, एस का मतलब सिक्किम, उसके बाद बी का मतलब भूटान, और एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश, सी का मतलब चाइना। कोई दिक्कत ना अभी तक का। और ये जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सीमा पर है जोस्कर। जोस्कर जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सीमा पर है। लद्दाख ऊपर में लद्दाख है, नीचे में जम्मू कश्मीर। क्लियर है? अगर पूछा जाए कि जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उसकी सीमा कौन सा पर्वत बनाता है, क्या बोलेंगे? जोस्कर। क्लियर है? अच्छा, एक बात और बताना था आप लोगों को, इसको बनाइए, फोटो बनाइएगा, लिखने से ज्यादा जरूरी है कि आप चित्र बनाइए। है अच्छा, तो बीपीएससी में को पोस्ट अपना क्लियर करना है और फिर ईमानदारी से नौकरी करना है, बिना घूस लिए। नहीं, आजकल तो कई लोग हमको बीपीएससी में सेलेक्ट मिले, तो सिलेक्शन नहीं हुआ था तो क्या चिंता में थे, किसी तरह भगवान सिलेक्शन हो जाए, कोई वो पद मिल जाए। जब पद मिल गया, भगवान पटना के आसपास पोस्टिंग हो जाए, उसके लिए चिंता पड़ी है। इंसान की चिंता कभी खत्म नहीं होती, पता है आपको? पोस्टिंग भी पटना के आसपास मिल गया, तब क्या चिंता दिखाए हमारे से आके कि सर ऐसा पोस्ट मिल गया, कुछ ऊपरी इनकम है ही नहीं। मैंने बीपीएससी के व्यक्ति को बता रहा हूँ, बीपीएससी का एक व्यक्ति मिला मुझे, वो बोला कि सर ऊपरी है ही नहीं, ऐसा पद मिल गया। महाराज जब नहीं हुआ था तो बोल रहे थे कि हमारा नहीं हुआ है, किसी तरह हो जाए, बड़ी ईमानदारी से बिहार की सेवा करूंगा। अब मिल गया तो पटना के पास पोस्टिंग चाहिए, वो भी मिल गया तो बोले ऊपरी है नहीं, इसके लिए टेंशन में अब है। कम से कम इतना याद रखिए कि देश की सेवा, बिहार की सेवा, अपने राज्य की सेवा ईमानदारी से करनी है, सैलरी मिले उसी से काम करना है। बोले सर अपने अपने आ रहा है तो क्या करना है? एक प्रेमचंद की कहानी पढ़ेंगे, नमक का दरोगा, पढ़े आप लोग? नमक का दरोगा नहीं पढ़े? उस समय क्या था कि नमक पर टैक्स लगा दिया अंग्रेज। पता ना आपको, अंग्रेज नमक पर भी टैक्स लेते थे। तो ना गांधी जी नमक कानून तोड़े थे 1930 में। 1930 में गांधी जी नमक कानून तोड़े तो नमक पर टैक्स लगता था। नमक पर टैक्स इतना ज्यादा हो गया कि लोग नमक की कालाबाजारी शुरू कर दी। रात में समुद्र में नमक बनाते थे लोग, रात में बैठ के, और फिर नमक का प्राइवेट सप्लाई, अंग्रेजों ने क्या कर दिया था कि नमक का प्राइवेट सप्लाई बंद कर दिया। सरकार ही नमक बना सकती है और उस पर टैक्स लगा के नमक बेचेंगे या पैसा कमाएंगे। ये अंग्रेजों का था नियम, पढ़िएगा हिस्ट्री में। उसी को प्रेमचंद ने कहानी लिख दिया, नमक का दरोगा। उस समय जितने अधिकारी थे ना, दरोगा टाइप के अधिकारी, खूब पैसा कमाते थे और हर आदमी यही चाहता था कि दरोगा बन जाए, कलेक्टर ना बने, दरोगा बन जाए। दरोगा में कमाई बहुत था, क्योंकि वही चेक करता था कि कहाँ से कालाबाजारी नमक का हो रहा है। एक ट्रक पकड़ा गया, जैसे आजकल बालू में होता है, आजकल जैसे बालू का ट्रक पकड़ा गया तो दरोगा जी का इनकम बढ़ गया। हर दरोगा ही चाह रहा है कि वहां पोस्टिंग मिले जहां से बालू उठता है, खूब कमाई। हमने देखा है कई दरोगा को एक साल अगर बालू के घाट पर नौकरी मिल गया तो एक साल के अंदर पटना में जमीन और घर दोनों बन गया, 3 तल्ला घर बन गया। दरोगा जी का घर बता रहा हूँ। उस समय भी नमक की कालाबाजारी होती थी उस जमाने में। तो एक आदमी था जो बहुत गरीब था, उसका बेटा पढ़ लिख के दरोगा बन गया। तो दरोगा बन गया तो ज्वाइन करने जा रहा था दरोगा पद। उसका बाप बताया कि देखो बेटा, सैलरी जो होता है ना वो पूर्णिमा के चांद की तरह होता है। नौकरी किए, जिस दिन सैलरी मिला उस दिन पूरा चंद्रमा है, महीना खत्म होते होते पैसा खत्म हो जाता है। इसलिए ऊपरी इनकम से घबराना मत, खूब मिले खूब लेना, जम के लेना, छोड़ना मत। और उसका बेटा बड़ी वो था, क्या बोलते हैं, सत्यवादी था, धार्मिक व्यक्ति था। बोला कि नहीं, किसी भी कीमत पर घूस नहीं लेंगे। अब पकड़ लिया उस इलाके के बड़े ठेकेदार, जो नमक का बड़ा ठेकेदार था। वो आदमी उसको लाखों रुपया देने को तैयार था, पर नहीं माना, उसको घसीट कर कोर्ट तक ले गया। और वो आदमी का इतना रसूख था कि जज को ही खरीद लिए, उल्टा बच के इसी को बदनाम कर दिया। लेकिन फिर बाद में वो आदमी का हृदय परिवर्तित हुआ। जो बड़ा ठेकेदार था वो आया इसके घर लौट करके, बोला कि तुम दरोगा में कितना कमा लेते हो? तो मंथली उस समय 300 रुपया पेमेंट था दरोगा का, 6,000 रुपये महीना देंगे, हमारे यहाँ में हमारे पूरे बिजनेस का मैनेजर बन गया। बोला कि हम तो आपको पकड़वाए हैं, फिर हमको इतना बड़ा पद क्यों दे रहे हैं? हम नालायक आदमी हैं। बोला तुम्हारी ईमानदारी को मैंने देखा, मैंने पैसे फेंकते गए तभी तुम हमको नहीं छोड़ा, इसलिए तुमको हम चाहते हैं कि हमारे घर में तुम मैनेजर रहो। तो नमक का दरोगा एक कहानी है प्रेमचंद का, पढ़िएगा। कभी कभी साहित्य हमें जीना सिखाता है,
हमें किसी भी कीमत पर अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं जी, तो चलिए समझ गए ये बात, हो गया, इसको मिटा दें। अब चलिए देखो, अब हम इस फोटो को बाहर निकालते हैं। ये काराकोरम है और ये लद्दाख है। काराकोरम लद्दाख ही था ना, लद्दाख रेंज जो बनाया था, पिछला चित्र को देखिए ना, काराकोरम था और ये क्या था, लद्दाख। उसी चित्र को थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, देख लो। तो इसमें अगर आइएगा, अगर इसको देखेंगे आप, तो यहाँ पर एक जगह पड़ता है, इसका नाम है लेह। क्या नाम है, लेह। यहाँ पर एक जगह पड़ता है, इसका नाम है कारगिल। क्या नाम है, कारगिल। और यहाँ पर एक जगह पड़ता है, इसका नाम है द्रास। क्या नाम है, द्रास। ये अगर जम्मू कश्मीर का अगर मैप बनाते हैं, अगर जम्मू कश्मीर के मैप में इन तीनों पॉइंट को दिखाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर हो गया आपका लेह, यहाँ पर हो गया आपका द्रास, और यहाँ पर आपका हो गया कारगिल। क्या हो गया, कारगिल। ये हो गया आपका लेह। हम चाहते हैं कि मैप में भी देखें आप, यहाँ पर हो गया द्रास और यहाँ पर हो गया कारगिल। कारगिल का नाम सुने होंगे आप लोग। कारगिल की लड़ाई हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच 1999 में। पता है आप, भारत पाकिस्तान के बीच अभी तक कितनी लड़ाई लड़ी गई, 4 लड़ाई। भारत पाकिस्तान के बीच अभी तक 4 लड़ाई लड़ी गई है। पहली बार जब हम आज़ाद हुए तो 1948 में ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना भेज दिए थे अपने काबिलाइयों को बंदूक पकड़ा करके भारत में, उनको भगाने के लिए लड़ाई हुआ। भारत पाकिस्तान की पहली लड़ाई 1948 में, दूसरी लड़ाई 1965 में, और तीसरी लड़ाई 1971 में, और चौथी लड़ाई 1999 में। भारत पाकिस्तान कितनी बार भिड़े हैं, 4 बार। कब कब, 1948, 1965, 1971 और 1999। याद रहेगा 1948। ये सब एक्स्ट्रा बात जो बताता हूँ सब रखते चलिए। 1948, 1965, 1971, 1999। भारत पाकिस्तान अभी तक 4 बार भिड़े हैं। चौथी लड़ाई जो 1999 में हुआ था, वो करगिल पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान, बिना बताए करगिल को। अब करगिल पे अपनी छावनी पर बना लिया था, उस जमीन पर कब्जा कर लिया था। उसी को छुड़ाने के लिए भारत ने पाकिस्तान से युद्ध मोल लिया और 1999 में पाकिस्तान की हार हुई और फिर हम करगिल पर दोबारा कब्जा कर लिए। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट, इसको भी बनाइए, इसको भी बनाइए आप। चलिए बनाइए, बनाते चलिए, लिखते चलेंगे हम। चित्र बनाने से घबराइए मत, बनाना है। इसका विस्तार कहाँ है भैया, हमको बताया हूँ लद्दाख में है। इसका विस्तार कहाँ है, लद्दाख में और तिब्बत में। लद्दाख में और तिब्बत में। काराकोरम हम कल पढ़ा चुके हैं, इसीलिए हम केवल अभी लद्दाख पढ़ाएंगे। मेरी क्लास में कुछ ज्ञान आप लोग का बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अरे मेरे क्लास से कुछ नॉलेज बढ़ रहा है कि जहाँ थे वहीं स्थिर है? बढ़ना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि भूगोल अब समझ में आता है, लोकेशन समझ में आता है, इंडिया कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है। रात को लाइव सेशन भी लेते हैं, पता है आपको? रात को MCQ सेशन लेते हैं हम मिशन 50 IAS पर, उसको भी आप लोग देखिए। उसमें क्वेश्चन करवाते हैं, डिस्कस करवाते हैं। शाम को 7 बजे हम आते हैं लाइव, हर दिन शाम 7 बजे। हालांकि शिक्षक भर्ती के लेके आते हैं और उसमें भी GK GS होता है, आप लोग उसको देखा करिए। हो गया? और कोई डाउट होगा, नया विद्यार्थी तुम लोग को बोल रहे हैं, कोई भी डाउट होगा तो शर्माना नहीं है, बोलना कि सर समझ में नहीं आया, फिर से बता दें। ठीक है? हाँ जी, बोलो बोलो भाई। हो गया? तो इधर ठीक है, समझ गए बात इतना? अब देखिए, पूछा जाए कि लद्दाख श्रेणी, यही लद्दाख रेंज है, यही जो बनाया हूँ क्या है, ये लद्दाख रेंज। पूछा जाए कि लद्दाख रेंज का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो क्या बोलेंगे, लद्दाख में और तिब्बत में। लद्दाख रेंज जो है उसकी कुल लंबाई 960 किलोमीटर है, लिख लीजिए। लद्दाख रेंज की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। लद्दाख रेंज की टोटल लंबाई कितनी है, 960 किलोमीटर। 960 किलोमीटर। एक चीज और बताना हम चाह रहे थे, इसको नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा पिछला फोटो में हम आते हैं। लद्दाख रेंज की कुल लंबाई कितनी है, 960 किलोमीटर। इसको नोट कर लिए ना सब लोग? अब देखिए, थोड़ा सा पीछे आइए, एक चीज बताना और चाहता हूँ आपको। यहाँ से शुरू हो गया हिमालय, यह ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे आएगा मिडिल हिमालय, उसके नीचे आएगा शिवालिक हिमालय। हिमालय की 3 श्रृंखला है। हिमालय की कितनी श्रृंखला है, 3। ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय के उस पार, हिमालय के उस पार कितने पर्वत हैं,
कौन कौन पर्वत हिमालय के उस पार? हिमालय के उस पार कौन कौन सा पर्वत है? जोस्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो हिमालय के उस पार जितने पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं उनको बोला जाता है पार श्रृंखला। क्या बोला जाता है? हिमालय पार की है, इसे नाम क्या पड़ गया? पार। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांस रेंज। क्या बोलते हैं? ट्रांस रेंज। अगर आपसे पूछा जाए, हिंदी में बोलते हैं पार श्रृंखला। पार का मतलब किसका पार? पार का मतलब किसके पार? हिमालय के पार। अगर पूछा जाए विद्यार्थी जी कि ट्रांस रेंज में कौन कौन आता है, बताओ ट्रांस रेंज में कौन कौन आता है? बोलो। जोस्कर, लद्दाख और काराकोरम। कभी भूलेंगे आप? ट्रांस रेंज में कौन कौन आता है? जोस्कर, लद्दाख और काराकोरम। जोस्कर, लद्दाख और काराकोरम। भूलेंगे नहीं? समझ में भी आ गया? पार का मतलब हिमालय पार। चलिए अब हम लोग यहाँ आते हैं। तो भाई इसकी कुल लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई है, इसकी जो एवरेज हाइट है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वह काराकोरम के बराबर 6500 मीटर। औसत ऊंचाई का मतलब होता है एवरेज हाइट। एवरेज हाइट 6500 मीटर है। किसकी औसत ऊंचाई विद्यार्थी जी? बताओ। लद्दाख की। लद्दाख की औसत ऊंचाई 6500 मीटर है। लद्दाख रेंज की औसत ऊंचाई 6500 मीटर है। 6500 मीटर है। और जल्दी कमेंट देख लीजिए सर। सर प्लीज लिखवा दीजिए। अच्छा गुड मॉर्निंग। चलिए लिखवा देंगे भाई। हो गया इतना? आप लिख लीजिए इसको कि लद्दाख रेंज की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। लद्दाख रेंज की औसत ऊंचाई कितनी है भैया? 6500 मीटर। लद्दाख रेंज का विस्तार कहाँ है? लद्दाख में और तिब्बत में। लिख लो। लिखना चाहते हो ऑनलाइन वाले बोले सर लिखवा भी दीजिए। तो लद्दाख रेंज का विस्तार लद्दाख और तिब्बत में है। लद्दाख रेंज का विस्तार दिखाई भी दे रहा है हमें, लद्दाख और तिब्बत में है। और इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई 6500 मीटर है। एवरेज हाइट, इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। क्लियर है? अगर ये लिखना चाहते हो ट्रांस रेंज में कौन कौन आता है तो लिख लो। ट्रांस रेंज के अंतर्गत जोस्कर, लद्दाख और काराकोरम आता है। लिख सकते हैं ट्रांस रेंज के अंतर्गत, या फिर इन ट्रांस रेंज जोस्कर, लद्दाख एंड काराकोरम इज इंक्लूडेड। लिख सकते हैं कि ट्रांस रेंज के अंतर्गत, ट्रांस श्रृंखला के अंतर्गत कौन कौन आता है गुरु? ट्रांस रेंज के अंतर्गत कौन कौन आता है बोलो? जोस्कर, लद्दाख और काराकोरम। जोस्कर, लद्दाख और काराकोरम आता है। इन ट्रांस रेंज जोस्कर, लद्दाख एंड काराकोरम इज इंक्लूडेड। लिख सकते हैं आप? नहीं, काराकोरम, जोस्कर और लद्दाख को हम ट्रांस रेंज में शामिल करते हैं। क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले लिख लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? कल मैंने बताया था विद्यार्थी जी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, आपको पता है ना ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान कम होता जाता है। आपको पता है पहाड़ के ऊपर जाने पर ठंडी लगता है। गर्मी के दिन जून महीने में भी अगर पहाड़ पे आप जाओगे तो आपको ठंडी का एहसास होगा। ये बात सबको पता हो रहा है? सबको पता है बात? ये अंदाज पे बोल रहे हो? पहाड़ पे और गर्मी लगेगा, पहाड़ पे ठंडी लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम विद्यार्थी जी ऊपर जाते हैं, प्रत्येक 165 मीटर पर क्या हो जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। और 1000, इसी हिसाब से 1000 मीटर पे जाओगे तो -6.4 या फिर -6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। पूछा जाए कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 165 मीटर पे कितना तापमान घट जाता है? -1 डिग्री सेल्सियस। और 1000 मीटर पे कितना घट जाता है? 6.4 या 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इतना ऊपर आपको जाना है। अच्छा, इस पहाड़ की औसत ऊंचाई का मतलब क्या? इस पहाड़ के एवरेज हाइट मतलब क्या? किसी एक पॉइंट की हाइट नहीं। इस पहाड़ में आप कहीं भी जाइएगा उसकी हाइट 6500 के आसपास मिलेगा। एवरेज का मतलब मैथ पढ़े होंगे आप लोग, गणित, उसमें एवरेज निकालने के लिए होता था। हम बोलते हैं इस क्लास का एवरेज एज हम बोलते हैं 22 साल है। इसका मतलब क्या है? इस क्लास में जितने बच्चे हैं उनका एज 22 के आसपास है। 22 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। 22 एवरेज का मतलब इस क्लास की। जैसे बोलते कितना कमाते हो, तुम बोलते सर 2 लाख महीने में कमाता हूँ, 2 लाख रोज कमाता हूँ। मान ली तुमने कहा 2 लाख रुपए रोज कमाता हूँ, बोले एवरेज बताओ ना यार कितना कमा लेते हैं? मतलब मिनिमम 1.5 लाख तो कहीं नहीं जाता। इसका मतलब वो 1.5 लाख के आसपास रोज कमाता है। उसके आसपास कभी 140, कभी 160। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एवरेज का मतलब यही होता है। कभी गणित एवरेज निकालने के लिए दे दिया जाए और टाइम आपके पास कॉपी छिना रहा है, अब बनाना है, 10 नंबर दिया है, तो देखिएगा कि ज़्यादातर नंबर किसके आसपास है, वो आंसर टिक कर दीजिए।
सही होने की संभावना बढ़ जाए, है ना। एवरेज कभी गणित में पूछा जाता है तो एवरेज ऐसे निकालते हैं, एवरेज निकाल उसे तो एक टोटल जोड़ दीजिए, अब बटा जितना संख्या उसे भाग दे दीजिए। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो उसका ट्रिक बता दिया, एवरेज का मतलब। इस पर्वत की औसत ऊंचाई 6500 मीटर है, इसका मतलब इस पहाड़ में कहीं भी जाइए उसकी ऊंचाई 6500 के आसपास आपको मिलेगा। एकदम क्लियर है ना सबको। अब सुनिए, अब जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो 1000 मीटर पर 6.5, तो बताओ कि 6000 मीटर जाना है, 1000 मीटर पर 6.5, तो 6000 मीटर पे 6 से 36 डिग्री और 0.5 करेंगे तो 3 डिग्री और 39 डिग्री, और फिर 500 मीटर और जाना है, लगभग 43-44 डिग्री। नीचे में अगर तापमान मान लो 30 डिग्री, मान लो कि जून का महीना है और लद्दाख पर्वत के नीचे में तापमान मान लो 30 डिग्री है, एग्जाम्पल 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इस पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो तापमान कितना हो जाएगा? -43, तो -43 घटाइएगा 30 में से तो -13, यानी गर्मी के दिन में भी इस पहाड़ का तापमान -13, -15, -20 होता है। तो जाड़े के दिन में तापमान कितना हो जाए समझ लीजिए, जाड़े के दिन में यहाँ का तापमान -78, -80 हो जाता है। यानी गर्मी में भी तापमान -13, -15, -20, और जाड़ा में -78, -80। बताइए यहाँ का इंसान रहेगा? ऐसे कंडीशन में कोई इंसान रह सकता है क्या? हमारे जवान रहेंगे, जो आर्मी के जवान हैं, वो बाउंड्री यहाँ पर लगता है चीन पाकिस्तान का। चीन और पाकिस्तान जैसे दुष्ट देश सामने अगर हो तो सेना को तो रखना ही पड़ेगा। चीन पाकिस्तान जैसे साथी टाइप के देश जहाँ पर हो सामने, वहाँ पर सेना आपको रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर सेना के जवान रह सकते हैं पर आम इंसान यहाँ नहीं रह सकता, इतनी ठंडी है इस कारण से। इसीलिए जब इंसान ही नहीं रहेगा, इसका मतलब यहाँ कोई हिल स्टेशन नहीं बनाया जा सकता। हिल स्टेशन समझते हो ना? अरे हिल स्टेशन पर क्या करते हैं? घूमने फिरने लोग जाते हैं। हिल स्टेशन क्या होता है? लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए। हिल स्टेशन का मेन पर्पस क्या है? ट्रैवलिंग है, टूर। हिल स्टेशन तो टूर के लिए होता है ना जी। हिल स्टेशन का कोई और उद्देश्य है क्या? कोई और उद्देश्य नहीं है। फिर भी हिल स्टेशन का हिंदी होता है स्वास्थ्य वर्धक केंद्र। ये मत सोचिए कि हिल स्टेशन का मतलब पहाड़ी केंद्र। हिल स्टेशन का रियल हिंदी होता है स्वास्थ्य वर्धक केंद्र। तबीयत खराब हो तो कहाँ चले जाइए? हिल स्टेशन पर, ठीक हो जाएगा। नहीं, प्राचीन काल में फिल्मों में अभिनेत्री का तबीयत खराब होता था, अभिनेता उसे कहाँ ले जाता था भाई? हैं? हिल स्टेशन। नहीं, ड्राइवर ले जाता था। पुराने फिल्म में ही ना होता था, हीरोइन का शादी कहीं और तय था पर ड्राइवर बन के एक व्यक्ति ले गया उससे घुमाने के लिए। ड्राइवर से प्रेम हुआ, फिर पता चला कि हम तो पिताजी शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, किसी भी कीमत पर ड्राइवर शादी नहीं होगी। फिर मारपीट होता था, मारामारी होता था, बिलियन बाफिंग होता था, है ना। मारामारी करके फिर अंतिम में शादी होती थी। पुराने फिल्मों में था। अब फिल्म का ट्रेंड बदल गया, सोच बदला, ट्रेंड बदल गया। पहले तो हैप्पी एंडिंग होती थी, नहीं सब खुश हो गए, द एंड लिखा तेजी से ऐसे। और अब क्या है कि हैप्पी एंडिंग नहीं होता। अब फिल्मों में क्या होता है भैया, अब कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। देखिएगा फिल्म पूरा नहीं किया जाता आजकल। तो सर ऐसा क्यों? पहले फिल्म पूरा हो जाता था, अब अधूरा क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि हम अधूरे हैं। आप जब फिल्म देखने जाते हैं तो अपनी जिंदगी देखते हो, जब फिल्म देखते हैं ना आप वहाँ तलाशते हैं कि हमारा भी कोई लाइफ का कुछ पार्ट वहाँ है क्या। और जब आपका लाइफ मिलता है वहाँ तो बाहर तारीफ करने के लिए क्या गजब का मूवी बना है, जबरदस्त मूवी था। लेकिन अगर वहाँ आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई घटना नहीं मिलता तो आप क्या कहते हैं? बकवास फिल्म था, कुछ नहीं मिला उसके अंदर। तो आप आज कोई इंसान संतुष्ट है? हर इंसान पहले संतुष्ट होता था, ये मिल गया चलो कोई ना। अब क्या है, ये मिल गया तो और चाहिए, ये मिल गया तो और चाहिए। हर इंसान आज अधूरा है। इसीलिए एक उपन्यास लिखा मोहन राकेश एक बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। उन्होंने लिखा एक उपन्यास आधे अधूरे, कहानी, एक लड़की की कहानी आधे अधूरे लिख दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया तो ये जो है ना, हिंदी में आधुनिक नाटक की शुरुआत उन्हीं से होता है। हिंदी में आधुनिक नाटक मोहन राकेश ने लिखा। खैर जाने दीजिए इस बात को। मैं कह रहा हूँ कि हिल स्टेशन का मतलब समझ गए आप लोग? हिल स्टेशन यहाँ नहीं बनाया जा सकता। लिख लीजिए, देयर इज नो हिल स्टेशन इन लद्दाख रेंज ड्यू टू हाइट। ऊंचाई के कारण लद्दाख रेंज में कोई हिल स्टेशन नहीं मिलता। हिल स्टेशन समझाने के लिए इतनी कहानी में चला दिया आपको। इसी बहाने थोड़ा सा साहित्य से, सिनेमा से जुड़ाव हो गया आप लोगों को। ऊंचाई के कारण लद्दाख श्रेणी में कोई हिल स्टेशन नहीं मिलता। ऊंचाई के कारण लद्दाख श्रेणी में कोई हिल स्टेशन नहीं मिलता। अच्छा एक बात और मैं बता रहा हूँ, जैसे आप लोग को लिखना, जैसे भाषा में गड़बड़ी है, अच्छा वर्ड नहीं आ पाता, अच्छा सेंटेंस नहीं आ पाता, उसके लिए आप क्या करिए कि कहानी पढ़ना शुरू करिए। हिंदी की, अंग्रेजी की, जो अंग्रेजी के लोग हैं वो इंग्लिश का नॉवेल पढ़ना शुरू कर दें तो कुछ अच्छे वर्ड आ जाते हैं।
रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए, प्रेमचंद को पढ़ना शुरू कर दीजिए, शेक्सपियर को भी पढ़ सकते हैं, मतलब जो अंग्रेजी वाले, हिंदी वाले प्रेमचंद को पढ़ लें, धर्मवीर भारती को पढ़ लें, कुछ अच्छा सा सेंटेंस आ जाता है आपके पास। अभी मत परीक्षा में जब लिखने लगे निबंध ऐसे तो मत लिखे अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर। टीचर को भी नहीं पता हो जो लाइन आप लिखने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि टीचर को याद होगा, आप सीधे लिखिए कि ये लाइन ऐसा होता है, इसे टीचर क्या समझेगा, बड़ा ऊंचा सोच का बच्चा है, इतना बेहतरीन, ये मत लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर, रट के लिख रहा है। लद्दाख कहाँ घूमने जाते हैं लोग? लद्दाख बाइकिंग करने जाते हैं लोग, वो हिल स्टेशन नहीं है, वहाँ स्टंट दिखाने लोग जाते हैं। आम आदमी कहाँ, टूरिस्ट कहाँ जाता है जी? कोई इसलिए कि बाल बच्चा वाइफ को लेकर गया है कोई आदमी वहाँ? कभी सुना है आपने कि लद्दाख गए घूमने के लिए? वो बाइक ले लेता है, बुलेट वगैरह बनवा लेता है उस टाइप का, और बाइक से चला जाता है लेह लद्दाख। कभी सुना कि लद्दाख लेह गए घूमने के लिए, पूरा फैमिली ट्रिप गए हैं? कहाँ सुने हैं आप? शिमला सुने होंगे, श्रीनगर सुने होंगे, कैसी बात कर दी आप। जाने के लिए तो आप, जाने के लिए तो बसंतरीपाल चली गई, माउंट एवरेस्ट पर तो क्या कहिए कि वहाँ लोग जाते हैं सर, इसका मतलब हिल स्टेशन है। जाने का मतलब क्या है? अब तो हर साल 10 आदमी चल जाता है माउंट एवरेस्ट पर। एक समय था जब माउंट एवरेस्ट दुर्लभ था, बहुत कम लोग जा पाते थे, और आज क्या है, हर साल 10 आदमी चल जाता है। हमारी भी एक शिष्या जाने वाली है, हमारी भी एक शिष्या है, नाम है क्या नाम बताया था हम लोगों का, नाम भूल गया उसका। बिहार की पहली लड़की है जो चढ़ी है माउंट एकांकागुआ और माउंट किलिमंजारो पर चढ़ चुकी है, और वो जाने वाली है वहाँ। मिताली राज, मिताली प्रसाद, मिताली प्रसाद नाम है, नालंदा की है, डालिए गूगल में डालिएगा आ जाएगा। वो किलिमंजारो पर चढ़ने वाली, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली पहली लड़की बन गई। और जब दोनों पर चढ़ गई थी तब मेरी शिष्या बन गई, आई मेरे पास कोचिंग में, तब भूगोल पढ़ाते थे, बुलाए थे तो सेलिब्रिटी के रूप में बुलाए थे हम, भाई चढ़ी थी तो अखबार में आया था, तब बुला लिए, थोड़ा सा ये मोटिवेट कर दीजिए क्लास में सबको। और बोली सर हम आपसे पढ़ेंगे भूगोल, तो लेकिन क्लास में नहीं पढ़ेंगे सर, अकेले पढ़ेंगे। क्या है थोड़ा सा क्लास में थोड़ा सब सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ गया, तो थोड़ा सबके साथ बीच में बैठ के पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, कहीं पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा क्लास के पहले आ जाइए पढ़ा देंगे। इस नाते शिष्य है तो मिताली प्रसाद है, बिहार की भी लड़की। तब तो रोज माउंट एवरेस्ट, एक जमाना आएगा जी जब माउंट एवरेस्ट पे लोग जा के उसको इतना खींच देंगे माउंट एवरेस्ट को, लोग कहते हैं कि किंग कोबरा काट ले तो अब बच जाइएगा जिंदा। लेकिन इंसान जिसको काट लेना, तो नदी को काट ले तो नदी गायब। अभी कह दिया जाए सरकार से कि गंगा नदी में बना लीजिए अपार्टमेंट, तुरंत भर के सब गंगा नदी में अपार्टमेंट बना देगा, गंगा नदी गायब वहीं से। इंसान से बड़ा दुष्ट दुनिया में कुछ नहीं है, इंसान आया सभी खत्म हो जाएंगे। चलिए भाई, इंसान कहना ही गलत है इनको, इंसान कहना इनके लिए गलत है, मानो कहिए मानो। हो गया जी, लिख लीजिए कि लद्दाख में कोई हिल स्टेशन नहीं मिलता। इसमें बस इतना बात जानना है, और 3 बात इन तीनों को जो बनाया इनके बारे में थोड़ा सा जानना है। इसके बारे में तो भी जानेंगे, लेह के बारे में जानेंगे। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं, देखो आप इधर फोटो देखिए, क्या देख रहे हैं? लेह जो है वो काराकोरम और लद्दाख के बीच में है। लेह कहाँ पर है जी? काराकोरम और लद्दाख के बीच में। इधर से काराकोरम और इधर से लद्दाख, और दोनों के बीच में है लेह। काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में कौन सा जगह है? लेह। क्लियर है? तो बारिश वाली हवा आती भी है बाहर, सुनो, बारिश वाली हवा आती भी है तो लेह में नहीं पहुंच पाती। बारिश वाली हवा उधर से आती है तो पहाड़ को चढ़ के पार करने की कोशिश करती है, और आप जानते हैं कि पहाड़ के ऊपर जब बारिश वाली हवा चढ़ेगी तो कुछ ही ऊंचाई पर जाने के बाद उसमें जो वाटर वेपर है पानी में बदल जाएगा, और सब बरसात किधर हो जाएगा? पहाड़ को उसी तरफ, और जो हवा इधर पार भी करेगी उसमें पानी ना होगा। तो दो ऊंचे पहाड़ के बीच में है लेह। इस कारण से यहाँ भारत में सबसे, पूछा जाए भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह। अब समझ में आया लेह में क्यों कम वर्षा होता है? अभी तक क्या जानते थे कि लेह में सबसे कम वर्षा, भारत का सबसे सूखा स्थान लेह, इसीलिए लेह को हम लोग कोल्ड डेजर्ट भी कहते थे, यानी शीत मरुस्थल या ठंडा मरुस्थल। तो लिखिए एक लाइन आप लोग, लिखिए मिनिमम रेन ऑफ इंडिया अकर्स इन लेह, मिनिमम रेन ऑफ इंडिया अकर्स इन लेह ड्यू टू लेह सिचुएटेड बिटवीन 2 हाईएस्ट माउंटेन काराकोरम एंड ट्रांस। Minimum rain of India occurs in Leh due to Leh situated between 2 highest mountain. Minimum rain of India occurs in Leh due to Leh situated between 2 highest mountain Karakoram and Trans. Due to Leh situated between 2 highest mountain Karakoram and Trans. हिंदी में लिखिए, भारत में सबसे कम वर्षा, दोनों भाषा बोलेंगे, एकदम घबराना नहीं है।
भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह में होता है, क्योंकि लेह दो ऊंचे पर्वत काराकोरम और ट्रांस लद्दाख के बीच में स्थित है। देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, क्योंकि लेह दो ऊंचे पर्वत काराकोरम और लद्दाख के बीच में स्थित है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, क्योंकि लेह दो ऊंचे पर्वत काराकोरम और लद्दाख के बीच में स्थित है। क्योंकि लेह दो ऊंचे पर्वत काराकोरम और लद्दाख के बीच में स्थित है। कुछ ज्ञान बढ़ा आप लोगों का? भारत समझ में आया? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह। देखो, इसका मतलब लेह में सबसे कम वर्षा, तो लेह भारत का सबसे सूखा स्थान। ये लाइन लिखिए, लेह इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। लेह भारत का सबसे सूखा स्थान है। लेह इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। लेह इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। लेह भारत का सबसे सूखा स्थान है। लेह इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। लेह भारत का सबसे सूखा स्थान है। क्लियर है? एक लाइन और लिखिए, लोग काहे टेंशन लेते हो? लेह जो है किसका उदाहरण है? मरुस्थल का। तो लिखिए, लेह शीत मरुस्थल का उदाहरण है। लिखिए, लेह इज एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट। क्लियर है? लेह इज एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। लेह शीत मरुस्थल का उदाहरण है। लेह शीत मरुस्थल का उदाहरण है। लेह शीत मरुस्थल का उदाहरण है। अच्छा, अब एक बात बताते हैं, लोग अभी तक सुने होंगे कि जो डेजर्ट होता है वहाँ खूब गर्मी होती है, लेह में तो ठंडा पड़ता होगा। पर आप लोग अभी सुने होंगे, इसका मतलब यह है कि मरुस्थल की परिभाषा गर्मी से तय नहीं होता। मरुस्थल की परिभाषा वर्षा से तय होती है। मरुस्थल का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। मरुस्थल का लेना देना है वर्षा से। दुनिया का ऐसा कोई, सुन लो पहले, दुनिया का ऐसा कोई स्थान जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे मरुस्थल कहते हैं। द प्लेस एट विच रेन अकर्स बिलो 25 सेंटीमीटर इज नोन एज डेजर्ट। देखो, वह एक लाइन लिख लो ना हो तो डेजर्ट की डेफिनेशन भी लिखी लो यहीं पर। देखिए, दुनिया का वह स्थान जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दुनिया का वह स्थान जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। एकदम आराम से लिखिए, छूट जाएगा तो बोलिएगा फिर दोबारा, सर मेरा छूट गया फिर बोल दीजिए। देखिए, दुनिया का वह स्थान जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे मरुस्थल कहते हैं। उसे मरुस्थल कहते हैं। द प्लेस एट विच, अंग्रेजी वाला लिखो, द प्लेस एट विच रेन अकर्स, द प्लेस एट विच रेन अकर्स बिलो 25 सेंटीमीटर, बिलो 25 सेंटीमीटर इज नोन एज डेजर्ट। दुनिया का वह स्थान जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मरुस्थल कहते हैं। तो लेह में सबसे कम वर्षा हो रही है तो डेजर्ट हो गया। कैसा डेजर्ट? कोल्ड डेजर्ट। एकदम क्लियर है ना? इसका मतलब इंडिया में दो डेजर्ट है, एक राजस्थान वाला, इसको बोलेंगे वार्म डेजर्ट या हॉट डेजर्ट, और इसको बोलेंगे कोल्ड डेजर्ट। समझ में आ रहा है ना? लेह को बोलेंगे कोल्ड डेजर्ट, और राजस्थान वाला मरुस्थल जो थार है उसको क्या बोलेंगे? हॉट डेजर्ट या वार्म डेजर्ट, जो बोलना है बोल दीजिए। अब सुनिए, अच्छा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह। चलिए चलते चलते ऐसे पूछ लेता हूँ, भारत में और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी और मासिनराम। सबको पता है ना? चेरापूंजी और मासिनराम। चेरापूंजी और मासिनराम, ये हो गया मासिनराम, ये हो गया चेरापूंजी। यहीं पर चेरापूंजी बगल में ही है। चेरापूंजी, चेरापूंजी दोनों मेघालय में। कहाँ है गुरु? मेघालय में। तो क्वेश्चन अगर आ जाए तो पूरे दुनिया में और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मासिनराम या चेरापूंजी, दोनों आ जाएगा आंसर। ऐसे मासिनराम में ज्यादा होता है। और मैं बता दूं, अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो पूछा जाए कि लेह में सबसे कम वर्षा क्यों, उत्तर दे देंगे क्योंकि लेह दो ऊंचे पर्वत के बीच में, इसलिए वर्षा वाली हवा पहुंचती नहीं है। अगर पूछा जाए कि मासिनराम चेरापूंजी में ऐसा क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, अरे पूछ ले कि ऐसा क्या है जी, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा ही होता है इंडिया में, मासिनराम चेरापूंजी में। क्यों? वहां पर पर्वत कीप जैसा है। देख रहे हो? अरे लालटेन में जो तेल डालते थे हम लोग, या किसी चीज में तेल डालने के लिए हम लोग कीप का इस्तेमाल करते हैं ना। अरे कीप का इस्तेमाल करते हो भाई? अरे देखो कीप, तेल डालने वाला। अरे अब तो घर में लोग बोतल के अंदर कड़वा तेल भरने के लिए भी डाल रखते हैं टिप। लोग हमारे यहाँ कीप को टिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? अब समझ में आया सब लोग, अब बोला कि हाँ हाँ, यहाँ सब कीप नहीं बोलता, क्या बोलता है? टीप। और टीप नहीं होता, वो कीपे होता है। हम लोग अपने तरफ से टीप कर दिए, समझे बात? तो भैया कीपाकार, टीपाकार बोल दो। परीक्षा में टीपाकार मत लिख देना,
कीपाकार है लिखना। अंग्रेजी में बोलते हैं फनल से, फनल्ड से, फनल से। पूछा जाए कि मासिन राम चेरापूंजी में दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा क्यों होता है? ड्यू टू फनल शेप ऑफ माउंटेन। ये बात ना हो तो एक लाइन लिख ले सकते हैं कि मैक्सिमम रेन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड अकर्स इन मासिन राम एंड चेरापूंजी। लिख सकते हैं मैक्सिमम रेन ऑफ इंडिया, मैक्सिमम रेन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, दोनों लिखिएगा। मैक्सिमम रेन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, हिंदी बोलेंगे टेंशन ना लो। मैक्सिमम रेन ऑफ इंडिया, दोनों भाषा के बच्चे जुड़े हैं, बैठे हैं, तो हम दोनों का केयर करेंगे। मैक्सिमम रेन ऑफ इंडिया अकर्स इन मासिन राम एंड चेरापूंजी, तो आराम कर लो। मासिन राम एंड चेरापूंजी ड्यू टू फनल शेप ऑफ माउंटेन। यहाँ गारो खासी जयंतियाँ पर्वत है, पता है ना? मेघालय में कौन सा पर्वत है जी? गारो खासी जयंतियाँ। ड्यू टू फनल शेप ऑफ माउंटेन, हिंदी में लिखिए, लिखिए मास, लिखिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा, पूरे विश्व और भारत में कर दीजिएगा, पूरे विश्व और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम और चेरापूंजी में होता है। पूरे विश्व और भारत में सबसे अधिक वर्षा, ये सब हम पूछेंगे परीक्षा जब लेंगे उस दिन। तो मास और टॉप करना है सबको, कोशिश करना है कि सब टॉप कर जाओ। अगर 20 क्वेश्चन पूछे तो सबको 20 में 20 नंबर आना चाहिए। हम गारंटी लेते हैं जो भी सवाल पूछेंगे यहीं से पूछेंगे, जितना हम बोले हैं क्लास में उतने में से पूछेंगे। भारत और विश्व और भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम और चेरापूंजी में होता है। मासिन राम और चेरापूंजी में होता है क्योंकि वहाँ पर्वत कीपाकार है, क्योंकि वहाँ पर्वत कीपाकार है। पूरे विश्व में और भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम और चेरापूंजी में होती है क्योंकि वहाँ पर्वत कीपाकार है, क्योंकि वहाँ पर्वत कीपाकार है। हो गया? कुछ ज्ञान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अच्छा, भारत में सबसे ठंडा स्थान ये द्रास, ये लिख लो। भारत का सबसे ठंडा स्थान, अगर सबसे ठंडा बैटलफील्ड पूछे, सबसे ठंडा एरिया पूछे तो सियाचिन होगा, लेकिन प्लेस पूछे तो कौन होगा? द्रास। देखिए भारत का सबसे ठंडा स्थान, भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है। देखिए कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया इज द्रास। भारत का सबसे ठंडा स्थान, द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है। क्लियर है? समझ में आ गया बात? अच्छा, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन स्थान पूछ रहे हैं? वो तो थार है ही, राजस्थान का थार मरुस्थल। मरुस्थल में कौन प्लेस है? थार में तो बहुत प्लेस है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, रन, कौन जगह? चूरू। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन है? चूरू। भारत का सबसे गर्म स्थान है चूरू। वहीं पर बगल देखो, अब बोलो सर पढ़ा रहे हैं पर्वत, इसको एक्स्ट्रा में देखो, जब कम वर्षा लिखवा ही दिए तो बगल में ज्यादा वर्षा लिखवा ही देना चाहिए हमको। बगल में अगर ठंडा प्लेस लिखवाइए दिए तो गर्म प्लेस भी लिखवा देना चाहिए हमको, तब ना अच्छा रहेगा। पता चल ठंडा प्लेस कहीं और लिखा है और गर्म प्लेस कहीं और लिखा है, ढूंढ रहे हैं कि जब ठंडा है तो गर्म कौन है? तो सबसे गर्म स्थान कौन है जी? भारत का सबसे गर्म स्थान चूरू। वार्मेस्ट प्लेस या हॉटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया इज चूरू। लिख दिया? सुनो मेरी बात, चूरू है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश है, जनघनत्व में बिहार है। बिहार जनघनत्व में पॉपुलेशन डेंसिटी में टॉप पे है, और पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश टॉप पे है, और एरिया में राजस्थान टॉप पे है। तो राजस्थान में जितने जिले हैं, भले ही राजस्थान मरुस्थल वाला जिला है, राजस्थान के हर जिले से कोई ना कोई नदी बहती है, हर जिले से कोई ना कोई नदी बहती है। बस राजस्थान का 2 ऐसा जिला है, चूरू और बीकानेर, जहाँ से कोई नदी नहीं बहती। राजस्थान के हर जिला से छोटी बड़ी कोई ना कोई नदी बहती ही है। पूछा जाए राजस्थान के 2 जिले जहाँ से कोई नदी नहीं बहती, कौन है? चूरू और बीकानेर। ये सब यूनिक जीके है, जिसको याद कर लीजिएगा। राजस्थान के 2 जिले जहाँ से कोई नदी नहीं बहती, चूरू और नो रिवर फ्लोज फ्रॉम चूरू एंड बीकानेर। सब बात आप लोग के बीच एक कंपटीशन हो जाना चाहिए, देखते हैं कौन कितना नंबर लाता है, फिर देखिए कैसे सिलेक्शन होता है। आपको याद होगा जब 10th में आप पढ़ते थे हाई स्कूल में,
शायद आप लोग ऐसा किए हैं कि नहीं किए हैं। टीचर ने प्रॉब्लम दिया बोर्ड पे और दिया, लिख ही रहा था प्रॉब्लम, चलो बना के दिखाओ, एक बच्चा बना के दिखा दिया और कंपटीशन होता था 2-4-10 बच्चों में कि पहले कौन दिखाएगा। ऐसा देखा था अपने 10th क्लास में। अब आप लोग एकदम पढ़ने वाले विद्यार्थी एकदम नहीं होंगे 10वीं में, तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा था ना, उसके पीछे कंपटीशन रहता था पहले कौन दिखाएगा। और याद होगा 10वीं क्लास में आप पूरी रात रात भी पढ़ लेते थे, लालटेन जलाकर या फिर ट्यूबलाइट जलाकर पूरी रात पढ़ते थे आप लोग, ताकि हम पहले प्रॉब्लम को दिखाएं, क्लास में सबसे टॉप रहें। ऐसा रहता था मन में कि नहीं रहता था। वही धीरे धीरे पता नहीं +2 पास करने के बाद विद्यार्थी को क्या हो जाता है, क्या रमतलब हो जाता है वो। अगर वही वाला एनर्जी, वही वाला जोश ग्रेजुएशन में भी रह जाए सेम, तो लड़का को IAS बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। स्पष्ट जोश हमारे अंदर नहीं रहता। खुद फील कीजिएगा कि जो एनर्जी या जोश हमको 10वीं क्लास में था, और ग्रेजुएशन में पता नहीं हम कहाँ कहाँ भटक चुके हैं कि मेरे पास वो जोश नहीं रहा। हम विषयांतर हो चुके हैं, कई विषयों में उलझे हुए हैं। खाली पढ़ाई मेरा विषय नहीं, कई विषय है, समझिएगा। आप खुद फील कीजिएगा अंदर में। इस दिन आपका रिजल्ट आएगा, लिखेगा भारतीय बिहार प्रशासनिक सेवा, सामने लिख देगा मुकेश कुमार। आपका नाम, जो भी नाम आपका भूल गया सबका नाम फिर से, है ना, आपका नाम तो याद है शायद, नाम गोल्डन जी, गोल्डन लिखेगा भाई कि बिहार प्रशासनिक सेवा गोल्डन कुमार, SDM बन गया। अंदर से कैसा फील हो। अच्छा DSP, बिहार पुलिस सेवा DSP का पद मिल गया गोल्डन कुमार को, अंदर से कैसा फील होगा ये बताइए। मैंने उस सुख की तुलना आप किसी और सुख से नहीं कर सकते। कितना भी सुख ले लीजिए, बढ़िया खाना खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो वाला सुख जो है ना, मैंने बादशाह निकलेंगे आप। या फिर IAS बन गए तो बिहार भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विस, IPS हो गए, अशोक स्तंभ लग गया यहाँ, कैसी फीलिंग होगी सोचिए। उसके लिए त्याग करना पड़ता है, हर विषय उसे कटिए। कुछ भी दुनिया में भटकाओगे, दुनिया में बहुत, इस उम्र में भटकाओगे, बहुत सारे साधन। अभी तत्काल कुछ भी नहीं, रात दिन अपनी किताबों से जुड़िए। 1-1.5 साल में इतिहास बनेगा, अब पूरा जीवन आपका संवर जाएगा। गेट खोलने वाला आदमी होगा जो आपका गाड़ी में बैठने के लिए बैठिए, 3-4 फोर्स के लोग पीछे पीछे चलेंगे, आप 2-4 नौकर चाकर होंगे कमरे के अंदर। सोचिए 1.5 साल में पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं भटकाव लाना है, रात दिन एक कर देना है अपनी पढ़ाई के लिए। कुछ भी करना पड़े सब करेंगे। अगर टहल टहल के पढ़ना है, नींद आ रहा है, कमरे में टहलना है तो टहलेंगे, 1 गिलास पानी पिएंगे, चल चल के पढ़ेंगे, लेकिन सोना मना है। 6 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेनी, सुबह से लेकर रात, पूरे 24 घंटा में 6 घंटे बहुत नींद है, ठीक है। अब बिल्कुल मोबाइल फ़ोन से बस उतना ही देर रहिए मोबाइल फ़ोन पर। मान लीजिए कोई यूट्यूब सेशन आप देखते हैं किसी टीचर का, उतने देर रहिए मोबाइल फ़ोन पर। बाकी मोबाइल को ऑफ करके, हो सके तो अपने घर में गार्जियन कोई है तो उनको पकड़ा दीजिए कि रखिए मेरा मोबाइल। क्योंकि देखिए मोबाइल होगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे शॉर्ट वीडियोस देखेंगे, ठीक है ना। आप पकड़ा दीजिए, मम्मी रख लीजिए, हमसे नहीं। इंसान है ना, भगवान का अवतार थोड़ा ना कि एकदम कंट्रोल्ड है जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कंट्रोल रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मोबाइल को खाली दूर कर दीजिए, हम 90% गारंटी देते हैं कि आप पढ़िएगा, भटकिएगा नहीं, ठीक है। तो चलो गुरु, आप लिख लीजिए जॉस्कर और ग्रेटर हिमालय, हेडिंग डाल दीजिए महान हिमालय और जॉस्कर एक साथ, महान हिमालय और जॉस्कर। पढ़ना है ना, हाथ उठाओ कौन कौन, किसको किसको लगता है कि बात हमको सर जो लक्ष्य दिए हैं उसको पूरा करना है किसी कीमत पर। उठाओ कौन कौन, विषयांतर नहीं होंगे हम, विषयांतर नहीं ना होगे, विषयांतर नहीं ना होना है। चलिए, विषयांतर मतलब ये नहीं कि सिनेमा देखने मत जाओ, मन करे तो फ्राइडे के दिन सिनेमा भी देखाओ, हम उसके लिए मना नहीं करते। अगर होमवर्क आपका पूरा हो गया 1 सप्ताह का, जाइए मूवी देख के आ जाइए, लेकिन होमवर्क पूरा ना हो तो खाना भी मत खाइए। हो गया। देखो भाई, ग्रेटर हिमालय का चित्र हम बना देते हैं, और इसी ग्रेटर हिमालय, इसी के साथ लगा हुआ कौन था, जॉस्कर। कौन था, जॉस्कर था। और यहाँ पर है महान हिमालय। इसका विस्तार कहाँ है भाई, इसका विस्तार है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सीमा पर, बताए थे ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सीमा पर। और ग्रेटर हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर में। उसके बाद कहाँ बताए थे, बोलो, तुम लोग बोलते नहीं हो, बोलो कहाँ कहाँ बताए थे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल, उसके बाद सिक्किम, सिक्किम, उसके बाद भूटान, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और चाइना।
यही ने बताए थे। क्लियर हो गया। अब देखिए भारत में अब जितने भी पर्वत हैं सबकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। हमने कहा था कि लद्दाख को छोड़ दिया जाए, उत्तर भारत में जितने भी पर्वत होंगे, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, सबकी लंबाई कितनी? 2500 किलोमीटर। कहीं कहीं 2400 किलोमीटर भी देता है, उस पर आपको नहीं जाना है। तो था 6500 लिखवाया था। अरे यार हमने क्या बताया आपको? ध्यान से एवरेज एवरेज समझाया आपको, फिर भी नहीं समझे आप। हम कहे भैया कि इस पहाड़ में ज्यादातर जगहों पे जाइएगा, उसकी हाइट 6500 के आसपास मिलेगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर बोले 22 साल इसमें एवरेज एज है। अब मान लीजिए कोई बूढ़ा बच्चा बैठा है 32 साल या 35 साल का, उससे थोड़ा डिसाइड होगा। समझ में आया बात? एक पीक की बात नहीं है। मैक्सिमम जगहों पे जाइएगा काराकोरम में तो आपको हाइट कितना मिलेगा? 6500 या 6500 के आसपास। कहीं 6800, कहीं 6300, कहीं 6400। समझ में आ रहा है बात? अरे अब आया। चलिए तो बनाइए। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल। इसकी भी जो औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट है, कितना है? 6000 मीटर। 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई कितनी है गुरु? 6000 मीटर। हो गया। अब देखिए इसमें भी लिख लीजिए, देयर इज नो हिल स्टेशन ग्रेटर। अब 6000 मीटर भी तो बहुत ऊंचाई है ना जी। इसका मतलब इसमें भी बहुत कम तापमान होगा भाई, कम से कम 39 डिग्री तो इसमें भी माइनस हो जाएगा। अरे एक 1000 मीटर को 6.5, 6000 मीटर को 39 डिग्री। इसका मतलब यहाँ भी तापमान पूरे साल क्या होगा? माइनस में। तो महान हिमालय में भी कोई हिल स्टेशन नहीं मिलता। जो आप हिल स्टेशन के नाम सुनते हैं, श्रीनगर सुना है ना, अनंतनाग, शिमला, ये सब मिडिल हिमालय में। ग्रेटर हिमालय में कोई हिल स्टेशन नहीं। लिखिए लिखिए, देयर इज नो हिल स्टेशन इन ग्रेटर हिमालय ड्यू टू हाइट। ऊंचाई के कारण महान हिमालय में कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। ऊंचाई के कारण महान हिमालय में कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। ऊंचाई के कारण महान हिमालय में कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। हो गया? इतना हो गया। चलिए अब आ जाइए, मैं बता दूं आपको कि एक विशेष पर जॉस्कर रेंज में एक विशेष प्रकार का घास मिलता है। जॉस्कर रेंज में एक विशेष प्रकार का घास मिलता है जो दोनों तरफ मिलता है, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ। इस घास को ऊपर में बोलते हैं रुपसू घास। रुपसू घास अंग्रेजी में भी बोलते हैं रुपसू, रुपसू ग्रास। और नीचे में बोलते हैं देवसाई घास। नीचे में क्या बोलते हैं? देवसाई घास। पूछा जाता है कि जॉस्कर रेंज में जो मिलने वाला घास है उसका नाम क्या है? रुपसू और देवसाई। लिख लीजिए, जॉस्कर रेंज में जो उत्तर में घास मिलता है उसका नाम है रुपसू और देवसाई।
बन गया। एक लाइन आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं लिखवाइए सर, लिख लीजिए, अंग्रेजी में, भले अंग्रेजी में लिख लो, लिखिए। देखिए, ग्रास फाउंड इन जॉस्कर रेंज, ग्रास फाउंड इन जॉस्कर रेंज इज नोन एज, ग्रास फाउंड इन जॉस्कर रेंज इज नोन एज रुपसू, is known as Rupsu in north and Deosai in south. Grass found in Joskar range is known as Rupsu in north and Deosai in south. हिंदी में लिखिए, जो घास जॉस्कर रेंज में मिलता है उसे उत्तर में रुपसू घास और दक्षिण में देवसाई घास के नाम से जानते हैं। जो घास जॉस्कर रेंज में मिलता है उस घास को उत्तर में रुपसू और दक्षिण में देवसाई के नाम से जानते हैं। सिंपल से अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, जो घास जॉस्कर रेंज में मिलता है उसे जॉस्कर के उत्तर में रुपसू और दक्षिण में देवसाई के नाम से जानते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तो फोटो से काम चल जाना है, कोई दिक्कत है नहीं। अब कुछ चोटी है, पिक्स है, उसका चित्र बना लीजिए। इस पहाड़ में कुछ चोटी है, सबसे पहले बनाइए माउंट एवरेस्ट है ये, उसके बाद अन्नपूर्णा है, फिर उसके बाद मकालू है, उसके बाद कामेत है, उसके बाद नंदा देवी है, उसके बाद इधर जम्मू कश्मीर में आइएगा तो नंगा पर्वत है, और यहाँ आइएगा तो यहाँ पर ये नामचा बरुआ है। इसको लिख देते हैं नाम, ये नामचा बरुआ है, नामचा, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ है। इसका नाम है, इसका एक और पिक है, एक और चोटी है जी, उसका भी बना देता हूँ। एक चोटी यहाँ पर है, इसका नाम है, इसका नाम है कंचनजंगा। कंचन नाम सुना है ना, कंचनजंगा। इसका नाम है माउंट एवरेस्ट, माउंट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। इसका नाम है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कह सकते हैं, अन्नपूर्णा 1। इसका नाम है मकालू, मकालू। इसका नाम है कामेत, कामेत। इसका नाम है नंदा देवी, नंदा देवी। और इसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। अच्छा बरवा होता है बरवा। चलिए बनाइए। नामचा बरवा की हाइट कितनी है बोलिए? 7,782 मीटर। सबकी हाइट भी लिख दीजिए, 7,782 मीटर। कंचनजंगा की हाइट 8586, 8,586 मीटर। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,850.86 मीटर। अब बढ़ गया इसकी हाइट, पहले इसका हाइट आता था 8,848 मीटर, या पहले इसका हाइट था 8,850 मीटर। माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रहा है, सुना होगा आपने। अन्नपूर्णा 1, अन्नपूर्णा 1 की हाइट है 8,091 मीटर, 8,091 मीटर। मकालू की हाइट है 8481 मीटर, 8481 मीटर। और कामेत की हाइट है 7,756 मीटर, 7,756 मीटर। और नंगा पर्वत की हाइट है 8,126 मीटर। उनकी हाइट भी लिख दिया। नंदा देवी की हाइट है 718, 7 ट्रिक बता देता हूँ, 718, 8 दूनी 16। याद करने का तरीका, इस सब जितना भी पिक बनाए हो ना, सब किसके पिक है? ग्रेटर हिमालय के। अगर पूछा जाए कि सभी चोटियां किस पहाड़ की हैं, बोलो ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय की। ये सभी चोटी किसकी है जी? महान हिमालय की। कभी कभी कर देगा क्या कि पिक का नाम दे देगा, अब बोलेगा कि इनको हाइट के हिसाब से अरेंज कीजिए, सबसे ज्यादा हाइट, उसके बाद हाइट, उसके बाद हाइट। नहीं समझे बात? पिक का नाम दे देगा 1 2 3 4 और ऑप्शन ए देगा,
2134 3214 माने हाइट के हिसाब से इनको अरेंज कीजिए। कभी कभी ये भी कर देगा, इन पर्वत चोटियों को पश्चिम से पूरब अरेंज कीजिए। पश्चिम इधर पूरब, तो सबसे पूरब पश्चिम में कौन? नंगा पर्वत, फिर कौन? नंदा देवी, फिर कौन? कामेत, फिर कौन? मकालू, फिर अन्नपूर्णा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, नामचा बरुआ। या पूरब से पश्चिम भी कह सकते हैं अरेंज करने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने कैसे भी सवाल पूछेगा, हमारे सेशन से बाहर वो नहीं जाएगा, यहीं से पूछेगा। कहीं से पूछेगा, बोलो, यहीं से पूछेगा। हो गया जी, सबकी हाइट लिख दिए, याद भी हो जाएगा। कल अगर पूछेंगे तो सबकी हाइट बता देंगे। ऐसा मत हो कि अपनी हाइट भुला जाओ, नहीं, अपनी हाइट भी पूछे तो माउंट एवरेस्ट की हाइट बता दो। सुनो, माउंट एवरेस्ट के विषय में जान जाओ पहले, उसके बाद बाकी के बारे में जानेंगे। देखिए माउंट एवरेस्ट जो है, पहले सुन लीजिए, सभी नोट ही कर रहे हैं, कुछ लोग करो, नोट करो जल्दी। नाम सबका? नंदा देवी, कंचन, हाँ जी, 1%। सुनो, कामेत, कामेत, KAME, कामेत। मकालू को भी लिख दीजिए, MA, मकालू। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अंग्रेजी वाले बच्चे कोई दिक्कत? थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए। कहाँ बताओ क्या दिक्कत है? नंगा पर्वत है ये, नंगा, अंग्रेजी मत कर देना भाई, नंगा पर्वत नाम है तो नाम है। अगर पूछा जाए ग्रेटर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, आप बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, या बोल सकते हैं नंगा पर्वत से नामचा बरुआ तक, बोल सकते हैं ना? दोनों में पड़ता है नामचा बरुआ, बाउंड्री पे। नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, चीन में भी है। भाई आप लोग अभी भी लिख रहे हैं, थोड़ा जल्दी सुनने की कोशिश कीजिए। हो गया, चलिए बताता हूँ। देखिए माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट पूरे ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। पूछा जाए वो महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, बोलो? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट सिर्फ महान हिमालय की नहीं, पूरे विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। समझ में आ गया? दो सवाल तो सिंपल पूछता है, पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। फिर पूछता है सवाल माउंट एवरेस्ट का लोकेशन कहाँ है। अब देखो तो ये इंडिया वाला बाउंड्री है, ये बाउंड्री कौन सा है? इंडिया का। बताओ तो ये बाउंड्री नेपाल का है। बताओ माउंट एवरेस्ट का कोई संबंध इंडिया से है? माउंट एवरेस्ट का कोई संबंध इंडिया से है? थोड़ा सा बाउंड्री भी टच नहीं होता। माउंट एवरेस्ट की बाउंड्री भी इंडिया से टच नहीं होता। माउंट एवरेस्ट कहाँ है पूछा जाए तो नेपाल में है। पहली बात, कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल बस यहाँ से लेके यहीं तक है। अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट नेपाल के किस हिस्से में है, ध्यान सुनो, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, हो गया साउथ ईस्ट, हो गया नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। पूछा जाए माउंट एवरेस्ट नेपाल के किस हिस्से में, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, या नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट, क्या बोलेंगे? माउंट एवरेस्ट नेपाल के किसमें है जी? नॉर्थ ईस्ट में। किसकी सीमा पर है? तिब्बत और नेपाल के सीमा पर है। ये बात पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट किसकी सीमा बनाता है? तिब्बत और नेपाल की। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? चारों ऑप्शन में नेपाल दे दिया, उत्तर पूर्व नेपाल, दक्षिण पूर्व नेपाल, उत्तर पश्चिम नेपाल, दक्षिण पश्चिम नेपाल। लड़के जो पढ़ के गए थे नेपाल खाली हो गए कंफ्यूज, जो रट के गए थे। बात लिखे, तीनों चारों बात पहले लिखे फिर और लिखवाएंगे। लिखे माँ है नेपाल में पड़ता है, गुरु नेपाल में पड़ता है, लेकिन नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। लिखिए ऐसे प्रॉपर ज्यादातर उसका हिस्सा कहाँ है? नेपाल में। और किसकी सीमा बनाता है? नेपाल और तिब्बत की। लिखिए माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है तथा महान हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की
तथा महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की तथा महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की तथा महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अंग्रेजी में लिख लीजिए, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय एंड वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय एंड वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय एंड वर्ल्ड। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसका लोकेशन लिख लो। देखिए, माउंट एवरेस्ट नेपाल के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित। सब क्वेश्चन अच्छा बोलिए सर, ये सब कहाँ से लाए लाइन? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था राजस्थान पेशियस में, इसीलिए मैं लिखवा दिया। किताब में नहीं मिलेगा, ये सीधे नेपाल दे देंगे। किताब में बुक पढ़िएगा ना, नेपाल दे देंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान पेशियस में, इसलिए लिखवा रहा हूँ। लेकिन माउंट एवरेस्ट नेपाल के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है तथा यह नेपाल और तिब्बत की सीमा बनाता है। यह माउंट एवरेस्ट नेपाल के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है तथा यह नेपाल और तिब्बत की सीमा बनाता है। माउंट एवरेस्ट नेपाल के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है तथा यह नेपाल और तिब्बत की क्या बनाता है? सीमा बनाता है। अंग्रेजी लिख लो, माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ नेपाल। माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ नेपाल। माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ नेपाल एंड इट मेक्स बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत। इट मेक्स बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत। माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ नेपाल एंड इट मेक्स बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत। याद हो गया? अब सुनो मेरी बात थोड़ी सी और, जगह कम है, फिर आएंगे उस पेज में, दोबारा लौट के आएंगे, पहले सुन लो। माउंट एवरेस्ट को भारत में नहीं है, फिर भारत के लोग, इंडिया के लोग उसे शेरमुख के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शेरमुख। माउंट एवरेस्ट को इंडिया में क्या बोलते हैं जी? शेरमुख। माउंट एवरेस्ट इज नोन एज शेरमुख इन इंडिया। एंड नेपाल में क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोलते हैं सागर माथा। सागर माउंट एवरेस्ट नाम है, माउंट एवरेस्ट नाम है, दुनिया उसे माउंट एवरेस्ट जानती है। और भारत के लोग क्या बोलते हैं प्यार से उसे? सागर माथा। नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को ही क्या बोलते हैं? बोलो, सागर। भारत के लोग शेरमुख, इंडिया और नेपाल के लोग सागर माथा, सागर माथा। और तिब्बत के लोग क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत के लोग क्या बोलते हैं गुरु? चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहते हैं चोमोलुंगमा। भारत में शेरमुख, नेपाल में सागर माथा, तिब्बत में बोलते हैं चोमोलुंगमा। तिब्बत में बोलते हैं चोमोलुंग। भाई बात लिख दिया आपने। माउंट एवरेस्ट को भारत में क्या बोलते हैं? बोलो, शेरमुख। नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा। और तिब्बत में क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा। लिया? पीछे हम देखो, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी तो हो गया कौन? सॉरी, ग्रेटर हिमालय का हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। दुनिया की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे ये सवाल कि भारत में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर होगा कंचनजंगा। कौन होगा इसमें? सब इसके बाद कौन ऊंचा है? कंचनजंगा। अगर पूछा जाए इंडिया में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी इंडिया में कौन है? पूरे महान हिमालय में सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, और इंडिया में महान हिमालय की चोटी कौन है? कंचनजंगा। और आपको बता दें कि कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कल बताया था केटू दूसरी थी। लिख लो कंचनजंगा के विषय में थोड़ा सा। देखिए, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय इन इंडिया। ये लगाना जरूरी है। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय इन इंडिया। कंचनजंगा is the highest peak of greater Himalaya in India, and third highest peak of world, Kanchenjunga is the highest peak of greater Himalaya in India
एंड थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। हिंदी में लिखिए, कंचनजंगा भारत में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है तथा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है तथा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। एकदम से क्लियर हो गया बात? ठीक है, एक बार हम ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइएगा, एडमिशन के बाद सभी लोग ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, तो हम फिर से फॉरवर्ड कर देंगे भारत के भूगोल वाला जो नोट्स है उसको फिर से हम आपको ग्रुप में डाल देंगे। हर विषय का हम पार्ट वाइज 20-20 पेज का नोट्स डालते जाएंगे। वैसे कंप्लीट पीडी मिलेगा यहाँ से प्रिंट आपको नोट्स, अभी मिला नहीं है और मिलता है, हम जानते हैं मिलता है भाई। मैं सोचिए कि अभी तो मिला नहीं है सब, है ना, मिल जाएगा। एक बार मैनेजमेंट को बोलिए कि हम लोग को नोट्स कब मिलेगा, एक बार बोलिएगा जाके तो, है ना, तो बोले होंगे कि दे देंगे, मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिलता है नोट्स। हम मेरे हाथ से बनाया हुआ नोट्स है, पूरा अच्छे से प्रूफ रीडिंग करके अच्छे से बढ़िया से बनाया हुआ है, बहुत बेहतरीन नोट्स बनाया है ज्योग्राफी का, बड़ी प्यार से बैठ के पूरे 2 महीने में तैयार किया है। ले लीजिएगा आप लोग, अच्छे से पढ़िएगा, काफी कुछ मिलेगा उसके अंदर भी। हो गया ये? अब सुनिए, ये तो हो गया कि कंचनजंगा सब दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची, दुनिया की दूसरी कौन थी? K2, ये लिखवाए थे। अब आ जाइए आप आगे नेक्स्ट। अब सुनिए, नामचा बरुआ के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा। पता है आपको कल या परसों बताया था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं? 7 राज्य। भारत के नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं? 7 राज्य। भारत के नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं, जिनको क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर। क्या बोलते हैं उनको? 7 सिस्टर। उसमें सिक्किम नहीं आता, हमने बताया था 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता। भारत के 7 राज्य को हम 7 सिस्टर बोलते हैं। जो नामचा बरुआ है ना, पूरे 7 सिस्टर की सबसे ऊंची चोटी है। लिख लीजिए हुई लाइन, नामचा बरुआ 7 बहनों वाले राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नामचा बरुआ 7 बहनों वाले राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नामचा बरुआ 7 बहनों वाले राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अरे क्या दिक्कत है रणधीर जी, ऑनलाइन वाले से दुश्मनी है क्या सर? कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं? अरे गुरु सब कुछ लिखवा रहे हैं हम, उसको लिखिए ना। क्या लिख रहे हैं भैया? नामचा बरुआ 7 बहनों वाले राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नामचा बरुआ 7 बहनों वाले राज्य की सबसे, कमेंट एक्चुअली राइट टाइम में पढ़ाते पढ़ते समय भूल जाता आदमी। हम आपकी कमेंट को पढ़ लेंगे, बात रिप्लाई कर देंगे, टेंशन ना लीजिए। जितना लिखवा रहे उसको तब तक लिखते जाइए। नामचा बरुआ 7 बहनों वाले राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नामचा बरुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ 7 सिस्टर स्टेट। नामचा बरुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ 7 सिस्टर स्टेट। ये हमारा अभी तत्काल यहीं तक करेंगे, ग्रेटर हिमालय पूरा खत्म नहीं हुआ है। कल आएंगे तो इसी फोटो को आगे कंटिन्यू करेंगे। कैसा लगा आज का क्लास, एक बार बताएंगे आप लोग? सबको समझ में आया? भाई जो लोग अभी आज आए हैं उनसे भी पूछते हैं, समझ में आया? पूरी तरह याद भी हो गया? मुझे लगता है कि 90% याद हो गया। घर से पढ़ के आना है, किसी को अपने आप को कम नहीं समझना है, सबको ये सोचना है कि हमको टॉप करना है। अभी तक क्लास में मैं ये देख रहा हूँ कि पूछ रहा हूँ सवाल तो सिर्फ एक बच्चा जवाब दे रहा है, ये जवाब दे रही है केवल। तो हम चाहते हैं कि सबका जवाब आगे दमाए। अभी तक जल्दी से जवाब देने में एक बच्चा शामिल है, हम चाहते हैं कि सबका जवाब आए, है ना? टॉफी रखना पड़ेगा तब जवाब देंगे, है ना? बढ़िया बात है सर, रखिए चॉकलेट टॉफी सब ला के रखिए। एक जवाब पे देंगे पैसा तो हमको कुछ देंगे खाने पीने को, तो हम लोग जवाब देंगे, वो भी कर देंगे गुरु, लेकिन पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। मरने का मतलब ही नहीं कि सुसाइड कर लीजिए, मरने का मतलब अपनी सुविधाओं को छोड़िए, मोबाइल फोन से थोड़ा सा देखिए। क्या होता है ना कि जैसे आपके पास मोबाइल होगा तो ऑन करिए लीजिएगा, कुछ ना कुछ व्हाट्सएप आप देखिए लीजिएगा। आप लाइव क्लास देख के अपने मम्मी पापा भाई बहन या पड़ोसी किसी को मोबाइल ऑफ करके दे दीजिए कि हम मांगेंगे भी तो तुम मत देना, हम गिड़गिड़ाएंगे भी तो तुम मत देना। आज दिन में हम 10 दिन 20 दिन में आदत छूट जाएगा, फिर पढ़ाई पे आदत लग जाएगा। जो काम मोबाइल का था वही काम पढ़ाई का हो जाएगा। प्लीज 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 बात को समझिए। 1.5 साल में चाहेंगे तो कंधे पे 3 सितारा भी आ सकता है। गेट खोलने वाला एक सिपाही होगा, बैठिएगा आप, जहाँ जाइएगा वहाँ पर हड़कंप बच जाएगा। नहीं,
तो आप लोग थोड़ा सा प्लीज इस बात को सपने में देखते रहिएगा, कभी नींद नहीं आएगा। जब डीएसपी का पद, एसडीएम का पद देखेंगे ना तो नींद भूल जाएंगे आप, अंदर देखेंगे नहीं यार कुछ भी करना लेकिन पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए।